नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प, देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकाला जाएगा बाहर। कहा, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप जाने लगे हैं वापस। कर्नाटक में लंबी खींचतान के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आखिरकार छोड़ी कुर्सी। कल होगी विधायक दल की बैठक, डीके शिव कुमार के नाम पर मोहर संभव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विपक्ष पर कड़ा प्रहार। कहा, वैश्विक संकट के समय राजनीति उचित नहीं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए किए कार्य। तेलुगु देशम पार्टी ने 2029 के आम चुनावों के लिए पार्टी के भीतर महिलाओं को 33% आरक्षण देने को दी मंजूरी। विजयवाड़ा में महानाडु के दूसरे दिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक दल महिलाओं के आरक्षण पर सहमत नहीं होते तो भी तेलुगु देशम पार्टी अपने स्तर पर इसे करेगी लागू। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिर आमने सामने ईरान और अमेरिका। बंदर अब्बास में अमेरिकी धमाके, ईरान ने भी किए जवाबी हमले। ट्रंप का तेहरान को अल्टीमेटम, शर्तें मानो या सैन्य कार्रवाई के लिए रहो तैयार। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने भारत की आर्थिक प्रगति को सराहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बताया असाधारण अवसर। प्रधानमंत्री मोदी की फिर मेजबानी करने की जताई आशा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब राजनीति से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ अवैध घुसपैठ, कानून व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार पर सरकार की सख्ती चर्चा में है, तो दूसरी तरफ सामाजिक योजनाओं की जांच, विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप और बदलते राजनीतिक समीकरण भी सुर्खियों में है। एक और केंद्र सरकार देश में घुसपैठ रोकने को तेजी से काम कर रही है, तो बंगाल में शुभेंदु सरकार भी घुसपैठियों को लेकर सख्त हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सरकार द्वारा बाड़बंदी को लेकर उपलब्ध कराई गई जमीन के लिए बंगाल सरकार का शुक्रिया अदा किया, तो देश से एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालने का अपना वादा भी दोहराया। देश में घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार बनने के बाद से बंगाल में भी घुसपैठ और घुसपैठियों पर एक्शन और ज्यादा तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक बार फिर से कहा कि देश में मौजूद एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी। बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। जहां एक और केंद्र सरकार सख्ती दिखा रही है, तो बंगाल की बीजेपी सरकार ने भी घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए काम तेज किया है। और इस सिलसिले में हर जिले में डिटेंशन सेंटर भी खोले गए हैं। शुभेंदु सरकार की इस सख्ती के बाद से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ हुई है और बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध घुसपैठिए खुद ब खुद पहुंच रहे हैं, जो बताता है कि पश्चिम बंगाल में सरकार परिवर्तन के बाद हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं। बंगाल में जहां एक और घुसपैठियों को लेकर सख्ती है, तो वहीं ममता सरकार के समय
टीएमसी के जिन गुंडों की तूती बोलती थी, आज उन्हें कानून के दायरे में लाया जा रहा है। बीते कई दिनों से ऐसे गुंडों को बंगाल पुलिस जनता के सामने हथकड़ी लगाकर नुमाइश कर रही है। तो गुरुवार को ऐसी ही तस्वीर बंगाल के बीजपुर से सामने आई, जहां एक ऐसे ही टीएमसी के गुंडे को पुलिस ने जनता के सामने रस्सी बांधकर घुमाया। शुभेंदु सरकार जहां कानून व्यवस्था पर सख्ती दिखा रही है, तो ममता सरकार के समय के भ्रष्टाचार को भी उजागर कर रही है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में लागू लक्ष्मी भंडार योजनाओं के लाभार्थी सूची में घुसपैठियों और फर्जी नामों की पहचान हुई है। लक्ष्मी भंडार योजना में कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में से लगभग 30 लाख फर्जी लाभार्थियों का दावा किया गया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी है। इस वक्त राकिबुल शेख लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहे हैं। उनके पिता का नाम मंसूर शेख है। घर शियाल मारा में है। पोस्ट बहरामपुर के राधार घाट नंबर 1 पंचायत निवासी राकिबुल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी यहाँ भी गड़बड़ी और फर्जी लाभार्थियों की घूसपैठ हो चुकी है। बीजेपी सरकार ने ममता सरकार के समय के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सामाजिक योजना के लाभार्थियों के सत्यापन की बड़ी शुरुआत की है, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। यह प्रक्रिया 90 दिनों तक चलेगी और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के साथ साथ घर घर जाकर जांच भी की जाएगी। बीजेपी सरकार के इस कदम पर टीएमसी विरोध कर रही है, जिसके बाद बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। How can you, do you have the right to speak on corruption from any TMC Vidayak or MP or ex-chief minister? I don't think they have the right. TMC as a party have lost the right to comment on corruption and women atrocity and insulting women. ममता सरकार के समय हुए कई बड़े घोटालों को लेकर अब उनकी पार्टी से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं और बड़े बड़े पार्टी नेताओं का टीएमसी से इस्तीफे का सिलसिला चल पड़ा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि भले ही कई मुश्किल मौकों पर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं था, फिर भी मैंने मीडिया में कई विवादित मुद्दों पर पार्टी के लिए खुलकर लड़ाई लड़ी है, जिसके लिए आम लोगों ने अक्सर मेरी तारीफ की है। लेकिन मौजूदा हालात में जब बंगाल की जनता ने आरजी केस और कैश फॉर जॉब भ्रष्टाचार जैसे कई अनैतिक कामों और भ्रष्टाचार की वजह से हमें नकार दिया है, तो मेरा मन अब एक प्रवक्ता के तौर पर किसी भी तरह से उनका समर्थन करने को तैयार नहीं है। इसलिए जनता के फैसले को ध्यान में रखते हुए मैं तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। इसी कड़ी में इस्तीफा देने वाली टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगी है। काकोली ने आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने उनके साथ गाली गलौज की और लैंगिक भेदभाव किया। इन तमाम नेताओं के इस्तीफे और बयान टीएमसी के अंदर के हालात से पर्दा उठा रहे हैं। इस बीच बंगाल में आज ईद उल अजहा की मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से अता की गई नमाज की तस्वीरें भी सुर्खियों में रहीं। बीजेपी सरकार ने सड़क पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई थी। बीजेपी सरकार ने पशुओं की कुर्बानी के नियमों को भी सख्ती से लागू किया, तो खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी का आज के दिन इस्कॉन मंदिर पहुंचकर गौ सेवा करना भी सुर्खियां बटोर रहा है। कुल मिलाकर बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से एक तरफ ममता सरकार के भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है, तो सामाजिक योजनाओं की पारदर्शी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी तेज हो गया है। तो वहीं कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और घुसपैठियों पर सख्ती हो रही है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से चल रहा सत्ता संघर्ष अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। करीब 3 साल तक चली खींचतान, बयानबाजी, शक्ति प्रदर्शन और दिल्ली दरबार की बैठकों के बाद आखिरकार नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का ही नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या सत्ता का यह हस्तांतरण कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य कर पाएगा या फिर अंदरूनी कलह आने वाले दिनों में नई मुश्किलें खड़ी करेंगी। कर्नाटक की सत्ता परिवर्तन की पूरी कहानी, सियासी समीकरण और इसके राजनीतिक मायने समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के सियासी नाटक से आखिरकार पर्दा गिर गया। कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद कर्नाटक की सत्ता की कुर्सी पर नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अंदरूनी कलह, लंबी खींचतान, बेंगलुरु से दिल्ली तक चली मैराथन बैठकों और महीनों की अटकलों के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राजभवन पहुंचकर आखिरकार अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद अब पावर ट्रांसफर का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह संविधान के अनुसार ही किया जाना है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए यह संवैधानिक है कि हमें सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद से ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता साझेदारी का सूत्र जटिल होता जा रहा था। एक तरफ अनुभवी और लोकप्रिय सिद्धारमैया, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य की कमान संभाली और कई योजनाओं को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ पार्टी के संगठनात्मक चेहरा डीके शिवकुमार, जो पार्टी के कर्णधार और जमीनी ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। पावर बैलेंसिंग के लिए दोनों के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन लगभग 3 साल गुजर जाने के बाद भी जब सिद्धारमैया ने वादा नहीं निभाया, तो डीके शिवकुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की, जिसका असर यह हुआ कि आलाकमान ने दखल देते हुए डीके शिवकुमार को सत्ता सौंपने का आदेश दे दिया। सत्ता और पावर के लिए सीएम और डिप्टी सीएम के बीच भले मनमुटाव रहा हो, लेकिन सिद्धारमैया ने कुर्सी छोड़ी तो डीके शिवकुमार ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनका पैर छुआ। राजनीतिक जानकारों की माने तो सिद्धारमैया का पैर छूकर डीके शिवकुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को एकता का संदेश भी दिया है, जिससे आगे उन्हें सरकार चलाने में परेशानी न आए। कर्नाटका कांग्रेस एक साथ है। आज तस्वीरें देखिए किस तरह से डीके शिवकुमार जी ने सिद्धारमैया जी के पैर छुए, उन्हें गले लगाया सिद्धारमैया जी ने। कोई भी सिद्धारमैया जी का विधायक ने, कोई भी डीके शिवकुमार जी का विधायक ने, सारे कांग्रेस के विधायक है। आलाकमान का फैसला सिद्धारमैया ने भले मान लिया है, लेकिन उनके समर्थकों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का एक धड़ा ऐसा है जो सिद्धारमैया को ही अपना नेता मानता है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या ये नाराज कांग्रेसी डीके शिवकुमार की लीडरशिप को स्वीकार करते हैं या फिर कर्नाटक में कांग्रेस की सियासी जमीन को कमजोर करते हैं। वहीं इस सियासी घटनाक्रम पर भाजपा ने तीखा हमला बोलते हुए ओबीसी वर्ग के प्रति कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी बड़े दिनों से ज्ञान बांट रहे थे कि जितनी आबादी उतना हक, जाति जनगणना, ओबीसी। अब तो मैं उनकी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखता हूं तो सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, सुक्खू जी है, सतीशन जी है, रेवंत रेड्डी जी है। दूरबीन से भी देखने पर ओबीसी समाज से कोई नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार भले आज ऑल इज वेल वाला मैसेज दे रहे हों, लेकिन सिद्धा समर्थकों का यह गुस्सा बता रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक धड़ा आलाकमान से नाराज हो चुका है, जिसका खामियाजा हो सकता है आगामी चुनावों में कांग्रेस को भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली यानी ओएसएम को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर तकनीकी और भुगतान संबंधी शिकायतों की समीक्षा की। सरकार ने जहां एक तरफ पारदर्शिता बढ़ाने वाली इस नई डिजिटल व्यवस्था का बचाव किया, वहीं दूसरी तरफ किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया।
सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को लेकर सामने आए मामले के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कदम उठाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया में छात्रों को आ रही तकनीकी और भुगतान संबंधी परेशानियों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सीबीएसई ने इस बार लगभग 40 करोड़ स्कैन किए गए पन्नों से जुड़ा विशाल डिजिटल मूल्यांकन अभियान चलाया है। करीब 17 लाख छात्रों की 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के जरिए किया गया। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने और पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन समझने का अवसर देती है। दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान इसी तरह की डिजिटल व्यवस्था अपना रहे हैं। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे। हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। एक एक कॉपी में 40 पेजेस है, लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसी कड़ी में आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों की मदद ली गई है, जो तकनीकी और संचालन संबंधी समस्याओं की जांच कर रहे हैं। वहीं भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीबीएसई पोर्टल को एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के पेमेंट गेटवे से जोड़ा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा और किसी भी स्थिति में उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है। अभी मैंने वित्त मंत्री जी को अनुरोध किया था पेमेंट गेटवे को व्यवस्थित करने के लिए। उन्होंने 4 पीएसयू बैंक को सीबीएसई के साथ जोड़ा, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। सीबीएसई परीक्षा प्रक्रिया में कथित विसंगतियों को लेकर राहुल गांधी की आलोचना का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता पर सरकार द्वारा शुरू की गई हर सुधार पहल का विरोध करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है, ये राजनीति के समय नहीं है। जो परीक्षार्थी बच्चों को उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। सीबीएसई पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज कर चुका है जिनमें उन्होंने ओएसएम प्रणाली पर सवाल उठाए थे। शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में ओएसएम प्रणाली को बड़ा कदम बताते हुए सरकार ने साफ किया है कि हर शिकायत का समाधान होगा और छात्रों के हित सर्वोपरि रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक तरफ विकास परियोजनाओं का विस्तार, दूसरी तरफ गांव, गरीब और किसानों को मजबूत बनाने का संकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा सिर्फ उद्घाटन और लोकार्पण तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया। जल संरक्षण से लेकर शिक्षा और स्थानीय प्रशासन तक कई परियोजनाओं के जरिए विकास की नई तस्वीर देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे में आम लोगों से सीधा संवाद किया तो आम लोगों से मुलाकात भी की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विकास को जन जन तक पहुंचाने और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने का संदेश देते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यह दौरा न केवल विकास कार्यों का उत्सव है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को मूर्त रूप देने वाला भी है। गृह मंत्री ने गांधीनगर के जेड़वा गांव में एक ऐसे तालाब का लोकार्पण किया जो पूरे साल पानी से लबालब और हरियाली से भरा रहेगा। सूखे की मार झेल रहे गांव के लिए यह तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन का आधार बनेगा। अमित शाह ने इस मौके पर विभिन्न विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया।
जो ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसी क्रम में खतराज में अरविंद फाउंडेशन द्वारा नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये कार्यालय अब स्थानीय लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने का केंद्र बनेगा। इसके अलावा गांधीनगर के कलोल में मोती भोयन प्राथमिक विद्यालय का लोकार्पण सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया। गांधीनगर के बाद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने माता उमिया धाम परिसर में नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। यह परियोजना शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात के विकास को नई दिशा देने वाली साबित होगी। खासकर पाटीदार समुदाय की युवा पीढ़ी और स्थानीय छात्रों के लिए माता उमिया धाम, जो पाटीदार समाज की कुलदेवी मां उमिया के भव्य मंदिर परिसर के रूप में विकसित हो रहा है और अब यहां हॉस्टल बनने से दूर दराज के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ाव भी बना रहेगा। अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल के पास जलून में नवनिर्मित लाइब्रेरी का लोकार्पण एवं जलून प्राथमिक विद्यालय का शिलान्यास भी किया। अमित शाह का यह गुजरात दौरा विकास और सुरक्षा के दोहरे संकल्प को एक साथ लेकर आया है। एक तरफ जहां जल, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं और जनसंख्या संतुलन की रक्षा भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं और महिलाओं के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं और युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई, जिससे आज हमारे युवा तेजी से देश के विकास में हमारी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अपने पहले कार्यकाल से युवाओं को बहुत विशेष फोकस रखा और स्किल डेवलपमेंट का जो मंत्रालय है वो पहली बार बना। 30,000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया गया। युवाओं को एंटरप्रेन्योर्स के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, छोटे छोटे रोजगार, स्वरोजगार, इन सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया गया। महिलाओं को हर तरह से आगे बढ़ने का अवसर मिला। चाहे आज मैं कहूँ कि जो सम्मान घर बनाए गए 12 करोड़ से अधिक, या लखपति दीदी योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में गैस पहुंची, तो इससे महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 2029 के चुनावों में महिलाओं को अपनी पार्टी के अंदर 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। टीडीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सुझाव दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अभी से राजनीति में बड़ी भागीदारी के लिए तैयारी शुरू करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के आरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पहले भी महिलाओं को नौकरी और शिक्षा में 33% आरक्षण देने के फैसले पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन ऐसे कदमों से समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कल पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट ने संसद में लंबित होने के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण देने का एक प्रस्ताव रखा था। मैं आज आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि मैं उस प्रस्ताव को मंजूरी दे रहा हूं। आगामी चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आंध्र प्रदेश में हम अपनी महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। हमारी महिलाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महिलाओं का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस में जिम्निक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यूरोप के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ अवसरों को और सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारोट के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने पोलैंड के विदेश मंत्री रादेस्लो सिकोरस्की के साथ भी मुलाकात की। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने रोमानिया की विदेश मंत्री तोइयू ओआना से भी मुलाकात की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत बनाने पर भी बातचीत की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज
ब्लिनार से भी मिले। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस सहकना से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने स्लोवाकिया और एस्टोनिया के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। वो मॉस्को में पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम और सुरक्षा मामलों के लिए उच्च प्रतिनिधियों की 14वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह साफ तौर पर चुनना होगा कि वो आतंकवाद के प्रायोजकों का समर्थन करते हैं या निर्णायक कार्रवाई से उनका मुकाबला करते हैं। डोभाल ने 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित वैश्विक संस्थानों और ढांचों में तत्काल सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में इन संस्थानों की और अधिक प्रभावी इनको बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधारों से ग्लोबल साउथ के देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रियाओं में उनके विचारों को शामिल किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति पर डोभाल ने कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और लाल सागर सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए व्यापार की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। एनएसएस डोभाल ने मॉस्को में पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम के दौरान रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग से जुड़े द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। बैठक में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में होने वाली आगामी ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक को लेकर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय तंत्र यानी WMCC की 35वीं बैठक बीजिंग में आयोजित हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीनी पक्ष की अगुवाई चीन के विदेश मंत्रालय में सीमा और समुद्री मामलों की महानिदेशक होउ यानछी ने किया। और आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच सीमा क्षेत्रों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत और चीन ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष जताया और कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिली है। बैठक में सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई और चर्चा हुई। भारत ने सीमा पार नदियों से जुड़े विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने पर जोर दिया। दोनों देशों ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित संवाद और संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई और चीन में होने वाली विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक की तैयारी के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। A special series of